हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो पिछले सेशन में हमने कितने चैप्टर्स खत्म किए थे? बहुत सारे। कौन से हुए आपने? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड अपना एक बहुत ही फेवरेट, वो कौन सा? कॉस्ट शीट। आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो शुरू करेगा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को? बोलो यस। ओके, लेट्स स्टार्ट। Okay, so today we are starting with which chapter now? Cost accounting system. So शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो पहले उसका एज यूजुअल हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स जो है, जर्नल एंट्रीज जो है, उसको क्या कर लेंगे अपन? रिवाइज कर लेंगे। ओके। सो मुझे बताओ दोस्तों कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दो टाइप के अकाउंटिंग सिस्टम्स होते हैं। कौन से? एक इंटीग्रेटेड और एक नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कॉस्ट और फाइनेंस के क्या अलग अलग मेंटेन किए जाते हैं। और इंटीग्रेटेड मतलब क्या होगा? वो दोनों एक साथ मेंटेन करे जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका सिंपल जो ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है कि अगर अपन फर्स्ट नॉन इंटीग्रेटेड पढ़ रहे तो इसके अंदर कौन से अकाउंट्स की जगह नहीं होगी? रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स की जगह नहीं होगी। बराबर है कि नहीं? और कौन से अकाउंट की जगह होगी? नॉमिनल। बिकॉज हम लोग कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे तो एक्सपेंस अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स हम लोग कंसीडर करेंगे। ओके, तो अगर हम लोग बात करें रियल और पर्सनल अकाउंट को सब्स्टिट्यूट करना है तो किससे करेंगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से। सो इसी हिसाब से अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक जर्नल एंट्री को हम लोग बोलेंगे। स्क्रीन पे तभी देखना बराबर जब आपको ऐसा लगे कि आपको वो एंट्री नहीं आ रही है। बराबर के नहीं? अदरवाइज मेरी आंखों में आंखें डाल के, बराबर के नहीं, हम लोग क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज रिवाइज करेंगे। आर यू रेडी? यस। तो सबसे पहला जो हमारा एक्सपेंस का आइटम है वो कौन सा है बच्चों? मटेरियल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मटेरियल तो क्या बोल रहे हैं? मटेरियल के लिए पहले हम लोग मटेरियल को परचेस करेंगे। परचेस करेंगे तो क्या होगा? बोलो, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब ये जो मटेरियल हमने परचेस किया ये कहां जाएगा? स्टोर्स में जाएगा। बहुत बढ़िया, सोचते जाना, एंट्रीज आती जाएगी। तो मटेरियल जो हमने परचेस किया वो स्टोर्स में जाएगा। तो स्टोर्स में जाने की एंट्री क्या होगी? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। सही है एकदम? यस। अब यहां से कभी कभी क्या हो सकता है कि मटेरियल जो है ये हम लोग रिटर्न कर देंगे। बराबर के नहीं? कि भाई जो चाहिए था वैसा क्वालिटी का मटेरियल अपने को आया नहीं, तो हमने क्या कर दिया? उस मटेरियल को वापस भेज दिया। तो एंट्री क्या पास करेंगे उसकी? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि मटेरियल कहां था? अभी स्टोर्स में। तो यहां से आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारे पास नेट जो मटेरियल पड़ा है, जो अच्छा मटेरियल है, अब यहां से ये मटेरियल क्या होगा? प्रोडक्शन को जाएगा। बराबर, रिपेयर्स को जाएगा। मतलब ये जो मटेरियल हम लोग इशू करेंगे ये क्या होगा? एक तो वो बताइए, एक तो वो डायरेक्ट होगा या तो वो मटेरियल इनडायरेक्ट होगा। सही है एकदम। अब अगर वो डायरेक्ट होगा मटेरियल तो किसके पास जाएगा? वो WIP। और कहां से जाएगा वो? स्टोर से। तो बच्चा एंट्री क्या पास करेंगे उसकी? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको कि उस समय पे जब हम पढ़ रहे थे और अब जो रिवाइज कर रहे हैं, राइट? इट इज सो स्मूथ। बराबर। अब इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करेंगे। पूरा हमने 45 मिनट्स 1 आवर हमने वो इनडायरेक्ट मटेरियल का रूटिंग समझाने के लिए आपको पूरा टाइम इन्वेस्ट किया था। लेट्स चेक आउट फर्स्ट पॉइंट। अगर वो इनडायरेक्ट मटेरियल है तो उस इनडायरेक्ट मटेरियल को अपने को क्या करना है? पहले वो एब्जॉर्ब करेंगे। और दूसरा क्या होगा? वो इनकर होता है। बोलो हाँ या ना? तो मुझे बताइए कि अगर हम लोग एब्जॉर्ब और इनकर की अगर बात करें तो एंट्री क्या पास करेंगे अपन? एब्जॉर्ब की एंट्री। ये ओवरहेड्स है। एब्जॉर्ब कौन करेगा? बराबर है कि नहीं? और एब्जॉर्ब करना है तो कौन एब्जॉर्ब करेगा? बराबर के नहीं? तो हम लोग अभी एंट्री क्या पास करना है? एब्जॉर्प्शन की। WIP एब्जॉर्ब कर रहा है और कौन सा ओवरहेड है? तो एंट्री क्या पास होगी? बहुत बढ़िया, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, नहीं गलत बोला आपने। WIP कंट्रोल अकाउंट, मैंने आपको तारीफ भी कर दी आपकी, फोकस करो। WIP कंट्रोल, एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? WIP। और क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? हाँ, तो एंट्री बोलो क्या हो गया? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू
फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। अब इनकर की एंट्री, खर्चा हुआ तो खर्चा अकाउंट डेबिट, बराबर के नहीं, तो एंट्री क्या पास होगी, हाँ खर्चा हुआ ना तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, तो क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सही है एकदम, बिंग ओवरहेड्स व्हाट, इनकर्ड। फिर से एक बार बोल दो, एब्जॉर्ब का एंट्री क्या पास होगा, बोलो, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एंड दूसरा इनकर्ड का एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। जम गया क्या अपने को, या अब चलो यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये हो गया अबाउट मटेरियल, बराबर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, कुछ मटेरियल जो है हमने डायरेक्टली क्या कर दिया है, हमने ना डायरेक्टली हमने परचेस किया था प्रोडक्शन के लिए, तो इसका एंट्री क्या पास होगा, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब कभी कभी क्या होता है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है, तो डेबिट किसको करेंगे, जिसने रिसीव किया है, और क्रेडिट किसको करेंगे, जिसने दिया है। तो एंट्री का पास करेंगे, जॉब 2 अकाउंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 अकाउंट और जॉब 1 अकाउंट। क्लियर है एकदम बात, यस सर। कभी कभी क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मटेरियल जो है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से स्टोर्स को वापस से आ गया, बोलो, अगर डायरेक्ट मटेरियल वापस आ गया तो एंट्री का पास करेंगे, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, बोलो, टू बेटा WIP कंट्रोल अकाउंट, बोलो हाँ या ना। उसके बाद मुझे बताइए दूसरा, अगर वो इनडायरेक्ट मटेरियल रिटर्न आया है तो एंट्री क्या पास करेंगे, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट होगा, बट कहां से आया है, ना कहां से आया है, फैक्ट्री ओवरहेड से आया ना, तो फैक्ट्री ओवरहेड उतना कम करेंगे ना बेटे, बराबर के नहीं, तो एंट्री का पास करेंगे, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। जम गया क्या आप सबको। एंड इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स वी कंप्लीटेड विथ मटेरियल के एंट्रीज। क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको पक्का एकदम बेस्ट है। अब चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, और अब जो है हम नेक्स्ट लेबर के एंट्रीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। मटेरियल तो फुल कॉन्फिडेंस है आप सभी को। अब यहां से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेट्स फोकस अपॉन लेबर। तो लेबर की बच्चों जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो क्या कहेंगे लेबर के लिए, बोलो, फर्स्ट हमने लेबर का पेमेंट किया तो एंट्री का पास करेंगे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर चाहे ये वेजेस डायरेक्ट के हो या इनडायरेक्ट के हो, सही बात है एकदम, बहुत शानदार। अब यहां से नेक्स्ट, इन वेजेस का अपने को बंटवारा करना है, बराबर के नहीं, तो कैसे बंटवारा करेंगे बताओ, वेजेस तो पे हो गए, अब इसको चार्ज करना है अपने को। तो अगर ये डायरेक्ट वेजेस है तो एंट्री का पास होगी, WIP, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, ना बेटा अब ऑलरेडी खर्चा हो गया ना, तो कहां पे पड़ा है बैलेंस, वेजेस कंट्रोल अकाउंट में, तो क्रेडिट किसको करेंगे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। पूरा विजुअलाइज करो, इजी हो जाएगा। अब उसके बाद डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट, कॉन्फिडेंस कम ऑन, हाँ अच्छा बोल रहे हो, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ये क्या हो गया अपना, इनडायरेक्ट अपन ने क्या कर दिया, इनकर कर दिया, ये इनकर की एंट्री हो गई। अब एब्जॉर्ब की एंट्री क्या हो जाएगी, सेम टू सेम, क्या होगी एब्जॉर्ब की एंट्री, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, वो सेम ही रहेगा ना, वो तो समझा गया, बोलो। तो ये हो गया अपना डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस। एब्जॉर्ब का एंट्री तो सेम रहेगा, समझ में आएगा आपको, यस। अब चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अभी बाकी जो ओवरहेड्स है वो जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे अपन उसको खेलेंगे। अब बाकी डायरेक्ट एक्सपेंस, एनी अदर एक्सपेंस, जैसे कि हमने कॉस्ट शीट में देखा था, पावर है, बराबर के नहीं, फिर जॉब चार्जेस है, हायरिंग चार्जेस है, रॉयल्टी है, बराबर के नहीं, तो ये सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब इसका एंट्री क्या पास करेंगे अपन, डायरेक्ट है ना, तो किधर चार्ज होएगा, WIP कंट्रोल अकाउंट, बराबर के नहीं, और खर्चा कहां क्रेडिट होगा, मतलब कहां उसको ये करेंगे, हाँ कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सही है एकदम, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो इसी के साथ हमने कौन से खर्चे बुक कर दिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स, बराबर के नहीं। तो बाकी जो जनरल ओवरहेड्स है अगर वो फैक्ट्री के हैं, जैसे कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, कंज्यूमेबल्स है, डिप्रिसिएशन है, बराबर फैक्ट्री के,
सीसीटीवी और फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ये सब हमने देखा था ना, कॉस्ट शीट पे सारे एग्जांपल्स देखे थे। और कॉस्ट शीट इसीलिए हेल्प करता है अपने को कि बाबा अपने को इससे समझ में आता है कि ये कौन से आइटम का खर्चा है और उसको किधर चार्ज करने का है। तो अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एंट्री क्या पास हो जाएगी, बताओ बच्चों? फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब की, बाकी जनरल जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसका एंट्री क्या होगा, एब्जॉर्ब का एंट्री। कॉन्फिडेंस के साथ, एब्जॉर्ब कौन करने वाला है? फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कौन करने वाला है? WIP। तो WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स, बराबर। और इनकर का एंट्री क्या पास होगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, खत्म, बराबर एकदम, यस। अब यहां पे पूरा पूरा WIP पे अपन ने खर्चा बुक कर दिया। अब जब गुड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो गुड्स आगे जाएंगे, आगे कहां जाएंगे वो, फिनिश गुड्स में। तो एंट्री क्या पास होगी, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट, सही है एकदम, यस। अब गुड्स का बैलेंस किधर है, फिनिश गुड्स में। अब फिनिश गुड्स के ऊपर कौन सा खर्चा लगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बोलो यस और नो, बराबर। तो एंट्री क्या पास होगी, सबसे पहले अगर हम लोग लेबर की बात करें, अगर वो लेबर है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन की, तो एंट्री क्या पास होगी, इसको एब्जॉर्ब कौन करने वाला है, फिनिश गुड्स। तो एंट्री क्या पास होगी, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एब्जॉर्ब क्या करने वाला है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। और इसका इनकर का एंट्री क्या पास होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, अगर वो इनडायरेक्ट लेबर है तो। और नॉर्मल जनरल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर है तो उसका एब्जॉर्ब का एंट्री क्या पास होगा, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। और खर्चा इनकर का एंट्री क्या पास होगा, बोलो, खर्चा इनकर का एंट्री क्या पास होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कमॉन टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो चलिए दोस्तों यहां से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब यहां से फिनिश गुड से आगे किधर जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, बोलो यस और नो। एंड बाकी फिर इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हम लोग क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। सो एंट्री क्या पास होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। और खर्चा अगर इनकर किया है, बराबर, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। और ये इनडायरेक्ट लेबर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का होगा तो इनकर का एंट्री क्या पास होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। जम गया क्या अपने को, यस। यहां से अभी गुड्स क्या जाएंगे, P&L अकाउंट में जाएंगे। तो कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। एंड सेल्स की एंट्री अगर पास करेंगे तो एंट्री क्या पास होगी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बराबर। एंड फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। एंड जो भी डिफरेंस रहेगा आपका वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। समझ में आया आपको, क्लियर है एकदम, वेरी गुड। तो ये सारी एंट्रीज जो है हमने यहां पे डिस्कस कर ली, क्या इसमें कोई डिफिकल्टी है आपको? और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं, वो क्या कहते हैं, अगर हमें यहां पे इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के एंट्रीज पास करनी है तो अभी तक जितने भी सारे अकाउंट्स हमने बनाए वैसे के वैसे सब अपने को बनाने के, बट सिर्फ एक बदलाव क्या आएगा बच्चों, बोलो बोलो, एक बदलाव क्या आएगा अपना, कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड बाय रिस्पेक्टिव रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स। क्या हो जाएगा, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय रिस्पेक्टिव रियल एंड पर्सनल अकाउंट, एंड दैट्स इट। तो आपका इंटीग्रेटेड सिस्टम भी खत्म हो जाता है। अब इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या बचता है, रिकंसिलिएशन। तो रिकंसिलिएशन ये आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आना जरूरी है, बिकॉज क्या आपको इसमें डिफिकल्टी है, कुछ लगता है आपको कि इसमें सर कुछ डिफिकल्टी आएगी? लेट्स चेक। अगर मैं आपको मतलब सिंपल ट्रिक उसका समझाता हूं जो हमने ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस किया था, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था पहले, ठीक है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों रिकंसिलिएशन की बात करते हैं। अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग P&L, हम लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं कहां से, प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग P&L, ठीक है ना। तो मतलब इसमें अगर कॉस्टिंग का खर्चा अगर आपको दिया होगा,
सिंपल ट्रिक है। अगर आपको कॉस्टिंग का खर्चा अगर आपको दिया है, मतलब कॉस्टिंग में जो भी आइटम डेबिट हुआ है, ऐसा लिख दूं मैं, कॉस्टिंग में जो भी आइटम, खर्चा नहीं लिखता हूं, कॉस्टिंग में जो भी आइटम डेबिट हुआ होगा, बराबर, कॉस्टिंग पी एंड एल में जो भी आइटम क्या हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा, मतलब ऑल दी एक्सपेंसेस, कॉस्ट बराबर ओपनिंग स्टॉक, वो सारे डेबिट में आएगा ना, बराबर कि नहीं? इतना तो समझ जाएगा आपको कि पी एंड एल बनाओगे तो डेबिट में क्या होगा। तो ये प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग पी एंड एल, ये कॉस्टिंग में डेबिट होके आया है ना, तो नॉर्मल लेवल पे आने के लिए अपन ने क्या करना चाहिए, इसको अपन ने क्या करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बराबर कि नहीं? और अपने को फाइनेंस का प्रॉफिट अगर चाहिए तो फाइनेंस में जो भी चीजें डेबिट हो रही है वो हमने क्या करना चाहिए, ये फाइनेंस की जो भी चीजें डेबिट हो रही है उसको लेस करेंगे। समझ में आया आप सभी को? और इसके बाद जो भी अपना रिजल्टिंग आंसर बाहर क्या आएगा, अगर रिजल्टिंग आंसर प्लस या रिजल्टिंग आंसर माइनस आएगा, उसके हिसाब से आपने रिकंसिलिएशन में उसको प्लस या माइनस कर देना है, बराबर है कि नहीं? और फिर आपको यहां पे प्रॉफिट और लॉस आपको मिल जाएगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस पी एंड एल आपको मिल जाएगा। समझ में आया कि आपको ये ट्रिक? तो आपको कैलकुलेटर ही आपका बता देगा कि आपको यहां पे प्लस करना है या माइनस करना है। क्लियर है एकदम? जम गया अपने को। ऑन दी अदर हैंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर अपन चलते हैं यहां पे, अगर ये पर्टिकुलर आइटम कॉस्टिंग में क्रेडिट होके आया है, मतलब ये प्रॉफिट में ऐड होके आया है, तो इसको नॉर्मल लेवल पे ले जाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको अपन माइनस करेंगे। इसको क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। और फिर उसके बाद फाइनेंस का जो आइटम किधर है, क्रेडिट में है, इसको अपन क्या करेंगे, वेरी गुड, इसको अपन करेंगे प्लस। और फिर वापस से बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, जो भी बाहर रिजल्टिंग आंसर प्लस या माइनस आएगा वो अपन क्या करेंगे, यहां पे उसको प्लस या माइनस करेंगे। एंड इस तरीके से हम हमारा रिकंसिलिएशन बना सकते हैं। तो बच्चों को यही एक दिक्कत होती है कि कौन सा आइटम प्लस करना है, कौन सा माइनस करना है, तो आपने बस ध्यान में रखना है। क्लियर है एकदम? यस। फिर इसी के साथ इसका रिवर्स अगर मैं ले चलूं, रिवर्स की भी बात कर लेते हैं सर एक बार, ठीक है ना? रिवर्स मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर? बेटा अगर आप स्टार्ट कर रहे हो प्रॉफिट एज पर फाइनेंस पी एंड एल, किससे स्टार्ट कर रहे हो आप, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस पी एंड एल अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा यहां पे, फाइनेंस की चीजें क्या हुई होगी, अगर फाइनेंस का डेबिट हुआ हुआ आइटम है वो क्या होके आया होगा, बोलो क्या हुआ आएगा, लेस होके आएगा ना वो। सो ये यहां पे अपन क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे, बराबर एकदम। सॉरी, ये इसको ऐड कर देंगे, बराबर। ये सब तुमने बोला, तुम पे भरोसा रखा मैंने, है ना? फाइनेंस का खर्चा जो डेबिट हुआ हुआ है वो क्या होके आया, लेस होके आया ना, तो उसको नॉर्मल पे पहुंचाने के लिए अपन क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। और कॉस्टिंग में जो भी डेबिट का आइटम है उसे अपन क्या करेंगे दोस्तों, उसे अपन लेस कर देंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? और इसी के साथ जो है दोस्तों, जो रिजल्टिंग आंसर बाहर अपना क्या हो जाएगा, प्लस या माइनस आएगा, वो प्लस या माइनस विल बी व्हाट, चलो एवरीबॉडी, इट विल बी प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग पी एंड एल और कॉस्ट शीट, बराबर है? यस सर। ऑन दी अदर हैंड अगर मुझे बताइए क्या हो जाएगा, बताओ, अगर हम लोग फाइनेंस का आइटम, अगर हम लोग फाइनेंस का आइटम क्या है, वो क्रेडिट है, तो वो क्या हुआ, ऐड हो क्या आया है ना, तो इसको नॉर्मल पे पहुंचाने के लिए हमने क्या करना है, उसको लेस करना है। एंड फिर कॉस्टिंग का जो क्रेडिट वाला आइटम है उसे अपन क्या करेंगे, उसे अपन ऐड करेंगे। और फिर बच्चों जो भी आपको यहां पे दिखेगा प्लस या माइनस, उसे हम लोग क्या कर देंगे, उसे हम लोग प्लस या माइनस कर देंगे और अपने को मिल जाएगा क्या, प्रॉफिट एज पर
कॉस्टिंग पी एंड एल। क्या यहां पे आपको कोई डिफिकल्टी है? काफी आसान है। तो ये रिकंसिलिएशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहां पे आपको मैं और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो और कंफ्यूजन वाला जो एग्जाम में आपको दर्द होता है, सो हम बात कर रहे हैं ओवरहेड्स की। किसकी बात कर रहे हैं? ओवरहेड्स की। सो ओवरहेड्स में सिखाओगे आपको। ओवरहेड्स में क्या होता है, आपको दो चीजें दी जाती है। ओवरहेड्स में क्या होता है, आपको दो चीजें दी जाती है। एक जो है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं, एक जो है ओवरहेड्स की अगर बात करें, इसमें अपन देखते हैं कि फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है आपको दिया जाता है कि देयर इज व्हाट ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, देयर इज अंडर एब्जॉर्प्शन। क्या ये याद है आपको? ऐसा कुछ हमने पढ़ा था कभी? मतलब डायरेक्ट आपको रिकंसिलिएशन के लिए ऐसा आइटम दे देंगे आपको कि ये क्या हुआ है, ओवर एब्जॉर्प्शन दिया है, या बोल देंगे इट इज व्हाट अंडर एब्जॉर्प्शन। ऐसा डायरेक्ट बोल देंगे बच्चों। तो बच्चा कंफ्यूज है कि बॉस इसको अपन ने प्लस करना है या माइनस करना है, कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है तो और क्या है, ठीक है। अब मैं आपको पहले तो ये बता दूं, अगर अपन कहते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन है, तो इसको आप समझ जाना कि कॉस्टिंग में बराबर आप इतना समझ लो कि ओवर एब्जॉर्प्शन मींस कॉस्टिंग में अमाउंट वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द फाइनेंस। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? कॉस्टिंग में वो चीज क्या है, ज्यादा है, और फाइनेंस में वो चीज क्या है, कम है। क्लियर है एकदम? ओवर एब्जॉर्प्शन। और ये ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन, ये ओवरहेड्स क्या है, दिस आइटम इज व्हाट, एन एक्सपेंस आइटम ना। ये एक्सपेंस आइटम है ना, मतलब ये डेबिट वाला आइटम है ना, ये तो ये ध्यान में रखना है। तो चीजें आपके लिए और सिंपल हो जाएगी। और जब हम लोग अंडर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि कॉस्टिंग में ये खर्चा कम है एज कंपेयर टू फाइनेंस, कि तुमने उसको एब्जॉर्ब कम किया। बराबर एकदम? यहां तक कोई क्वेरी डिफिकल्टी? नो। अब अगर हम यहां से आगे बढ़े दोस्तों, और अगर हम लोग देखें कि अपने को इस ओवर एब्जॉर्प्शन को प्लस करना है या माइनस करना है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग क्या स्टार्ट, अगर हम लोग किससे कर रहे हैं, अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्टिंग पी एंड एल से, या हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंस पी एंड एल से, इधर भी लिख देता हूं, अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे, क्या भारी बनाया मैंने ये चार्ट, थैंक्स। और स्टार्ट मतलब ये क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि उसके हिसाब से अपने को उसको प्लस करना या माइनस करना वो डिसाइड करना पड़ेगा ना बच्चों। उसके हिसाब से डिसीजन होगा कि प्लस करे या माइनस करे। अब मुझे बताओ दोस्तों कि अगर कॉस्टिंग पी एंड एल से स्टार्ट कर रहे हैं, बराबर, तो मुझे बताओ कॉस्टिंग पी एंड एल से स्टार्ट कर रहे हैं, कॉस्टिंग में वो खर्चा क्या है, ज्यादा है, बराबर कि नहीं। तो कॉस्टिंग में अगर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये डेबिट वाला आइटम है और कॉस्टिंग में वो ज्यादा है, कॉस्टिंग में ज्यादा है, तो ज्यादा वाला प्लस होगा और कम वाला माइनस होगा। तो बाहर वाला आंसर प्लस आएगा कि माइनस होगा? ज्यादा वाला आइटम क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और कम वाला आइटम क्या हो रहा है, माइनस। ये इसीलिए आपके लिए लिखा मैंने। तो रिजल्टिंग आंसर क्या आ जाएगा, चलो चलो अच्छे से बोलो, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू गाइस। तो ये आंसर अपना आ गया प्लस, जम गया। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट अपना फाइनेंस का है, फाइनेंस है, तो कम वाली चीज ऐड हो रही है और ज्यादा वाली चीज क्या हो रही है, लेस हो रही है। रटने का कोई काम ही नहीं है इसके अंदर, समझा गया आपको। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, ये यहां पे माइनस हो जाएगा। क्या बात है सर, मजा आ गया। आगे बढ़ सकते हैं। और अब आप ऐसा ऑपोजिट मत बोल देना, लॉजिक लगा के हम लोग आंसर पे, तो अपने को तो आंसर तो पता ही है कि क्या करना है, उल्टा करना है, बट ठीक है लॉजिक के साथ चलते हैं। अब बताओ अगर हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन है,
मतलब कॉस्टिंग में क्या है, कम है, और फाइनेंस में ज्यादा है। तो मुझे बताइए कम वाली चीज ऐड हो रही है और ज्यादा वाली चीज क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो रिजल्टिंग आंसर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली अब आप बोल ही दोगे ये प्लस हो जाएगा। सो ये आपको अगर कभी ओवरहेड से रिलेटेड अगर कहीं कोई दिक्कत आ जाती है तो दोस्तों ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आया? एंड दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे ऑफ स्टडिंग व्हाट, रिकंसिलिएशन। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया क्या? कुछ आपको इसका लिखना है, फोटोग्राफी करना है तो प्लीज, क्या हुआ, लिख रहे हो, लिख लो। चलो ओवर। यस बॉयज एंड गर्ल्स, क्या लिख रहे हो पूरा स्टार्टिंग से? फोटो निकाल ले भाई। ले लिया ना? चलो तो फिर इसको भेज देना, तुम्हारे ग्रुप में ऐड कर दो उसको। हाँ, नंबर गलत दिया था, हाँ वो क्या, ऐसा इसीलिए इसीलिए पीछे रह गया तू। चलो बच्चों, ये मजे मजे की बात हो गई, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ चुका है। अभी क्या करें, क्वेश्चन 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 देखते हैं कि क्या है इसके अंदर, कौन सा आरटीपी है ये। मे 24 का पहला लेते हैं सवाल। ओके, हम लोग अभी इसको कैसे सॉल्व करना है आपको पता है ना, सिर्फ अपने को एंट्री बोलना है, बराबर है, कि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से इसकी एंट्रीज पास करनी है। और घर पे भी जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि यही अपना अप्रोच जो है वो रहना चाहिए कि बाबा अपने को क्वेश्चन देखना है, आंसर उसकी एंट्रीज आपने रफ में उसको नोट करना है, और फिर जब सजेस्टेड आंसर चेक करोगे तो आपने देखना है कि ओके यही पोस्टिंग आपने किया है या नहीं। ठीक है ना? ओके, सो द फाइनेंशियल बुक्स ऑफ द कंपनी reveal the following data for the year ended 31st March. Opening stock of goods बराबर ये क्या दिया हुआ है, फिनिश गुड्स 875, इसका क्या करेंगे अपन,
आपको तो इसमें क्या करना है, ये पूरा प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, बराबर है। कैलकुलेट प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो आपको अकाउंट्स नहीं बनाने, इसको सीधा क्या करना है अपने को, कॉस्ट शीट बनाने का, अपने को एक कॉस्ट शीट बनाने का और फाइनेंशियल P&L बनाने का है, दोनों बनाने का है। फिर कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। ये अभी बहुत सारे अपन ने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं कि जिसमें वी हैव टू रीड वेरी केयरफुली कि अपने को कौन सा कॉस्ट कैलकुलेट करना है दोस्तों, ठीक है ना। एंड फिर इसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है कि ऐसा क्वेश्चन आपको आ रहा है। सो वेरी इजी। अगर अपन बात करें सबसे पहले, तो पहले क्या बनाए, कॉस्ट शीट बनाए, ठीक है। सो यहां पे अगर अपन लिखे ये ड्यूरिंग द पीरियड, ये आपको स्टॉक का पोजीशन दिया है, तो पहले अगर अपन कॉस्ट शीट बना लेवे, सो डायरेक्ट मटेरियल बोलो कितना है, 7,84,000 डायरेक्ट कंज्यूम दे रखा है, फिर 4,65,000, तो ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल का एंट्री और डायरेक्ट लेबर का एंट्री। फिर और कोई ऐसा आपको दिख रहा है क्या कि जो अपन ने डायरेक्ट एक्सपेंस वाला कुछ दिख रहा है क्या आपको विषय, नहीं ना। तो ये आ गया। चलो आप टोटल बताओ। द प्राइम कॉस्ट इज 12,49,000। फिर अपन ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स 2,65,000। गुडविल रिटर्न ऑफ तो नहीं आएगा। इनकम टैक्स पेड आएगा क्या, नहीं आएगा। बैड डेट्स आएगा क्या, नहीं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा क्या, नहीं। रेंट रिसीव्ड नहीं। एंड ये आएगा। तो अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स ये आ गया, तो अपने को मिल गया यहां पे फैक्ट्री कॉस्ट 14,14,000 एड ओपनिंग WIP, भूलना मत WIP को, 33,000 लेस क्लोजिंग WIP कितना हो गया, 48,200। 48,200, तो ये आ गया अपना क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना, नहीं, ये आ गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। कुछ गलत किया क्या, नहीं ना, बराबर है ना। ये आ गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना, 14,98,800। फिर इसमें क्या करना है अपने को, बट अभी ये कुछ नहीं है ना अपना, क्वालिटी कंट्रोल रिसर्च डेवलपमेंट ऐसा, ये पढ़ लेते हैं इधर एक बार। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट एंड वेरिएंस एनालिसिस यूजिंग द फॉलोइंग कॉस्ट रिकवरी बेसिस विच हैज बीन इलैबोरेटेड बाय कॉस्ट कंट्रोलर। द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो ये जो है ये गलत हो गया ना अपना, ये पढ़ना पड़ेगा इधर। डायरेक्ट वेजेस 4,65,000 का 60% लो, 2,79,000 because it is 65% of what, डायरेक्ट लेबर, ठीक है। तो ये हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन रिकवर्ड एट 20% ऑफ व्हाट, फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये आ गया ना अपना एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। बोलो, ये भी चेंज होगा ना, हाँ बोलो ना फिर, समझा, समझ गया। 2,79,000, तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 15,28,000। ओपनिंग और क्लोजिंग WIP सही है। नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया, 15,12,000
800, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इसका 20% लो, 3,02,560। तो ये आ गया अपने को क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना, 360। और ये कितने यूनिट्स के लिए है, कोई बता सकता है क्या, बोलो भाई। सेल्स आपको दिए 14,500, फिनिश गुड्स क्लोजिंग में 375 और ओपनिंग में 875। तो इससे यूनिट्स प्रोड्यूस निकाल सकते हैं क्या, बोलो। सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, हाँ तो बोलो। सेल्स इज 14,500 प्लस 375 minus 875. So number of units produced is how much, 14,000 units. तो cost of production per unit कितना आ गया, 129.67 per unit, ठीक है ना। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना, वो क्या बोल रहा है इधर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट 105 पर यूनिट। तो 875, क्योंकि ये फाइनेंशियल बुक्स का डेटा है ना, अपने को कॉस्ट शीट का डेटा लेने का है, बराबर कि नहीं। तो बोलो, तो क्या हो जाएगा इसका, 875 इंटू 105 कितना आया, 91, 875। तुमको दिख रहा है क्या ये कलर, थोड़ा और दूसरा भी यूज करे तो 91 87 छोड़ 91 875 और लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग एफजी। तो क्लोजिंग एफजी the company values work in process at factory cost for both financial and cost accounting purpose। तो फैक्ट्री कॉस्ट पे लिया है क्या अपन ने, वर्क इन प्रोसेस, हाँ वही होगा, यूनिट्स तो है नहीं ना उसके। तो क्लोजिंग का फिनिश गुड्स 375 है ना, तो 375 इंटू 129.67 करेंगे ना, ऐसे कुछ दिया नहीं मतलब क्या बेटे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू होगा ना, फीफो मेथड अज्यूम करेंगे तो बोलो, 4862 पूरा अगर उसको ऐसे किया तो कितना आता है, ऐसे 181,5360 डिवाइडेड बाय 14,000 इंटू 375 इज इक्वल टू 48,625 कर दूं क्या, तो वो उससे ये हो जाएगा ना। सो क्या हो जाएगा, 1815360 प्लस 91,875 माइनस 48,625 इज इक्वल टू, ये क्या है अपना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 185,8610। अब इसके अंदर ये कितने यूनिट्स हो गई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 14,000 प्लस 875 माइनस 375 इज इक्वल टू 14,500। अब इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो कितना ये, इट इज 5 पर यूनिट सोल्ड 72,500, बराबर कि नहीं। तो ये अपना आया कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना, 19,110। फिर सेल्स अपने को दिया है विच इज
20,80,000. सो प्रॉफिट कितना आया? 890. सही है। पर इसको चेक कर लेंगे कि ये जो किया है वो सही किया है क्या? क्या लगता है आपको सही किया होगा अपन ने? प्रॉफिट 148, 890. क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स सी क्या लगता है अपन ने क्या किया है. ये फाइनेंशियल है, ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स है. वन 148,891. अपना कितना है? 1 रुपए का फर्क है. वो 6 नहीं किया मैंने, हाँ मेरे वजह से हुआ ना. देखिए इन्होंने किया ना, इन्होंने 48,626 किया है ना इन्होंने, उसी का ही तो है, देखो ना उसी का ही है, 1 रुपए का ना. उफ. ठीक है, तो मतलब जो कर रहे हैं अपन वो सही कर रहे हैं. तो समझ में आ रहा है आपको? एग्जाम में बहुत इजी इजी क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आपको डरने का नहीं है. फिर अभी क्या करें? फाइनेंशियल पी एंड एल बनाएंगे. तो फाइनेंशियल पी एंड एल तो ये तो बहुत ही वाहियात है एकदम. फाइनेंशियल पी एंड एल. तो ये लिखेंगे यहां पे सेल्स 20,80,000. फिर इधर ओपनिंग स्टॉक WIP कितना? 33,000. एंड फिनिश गुड्स 76,525. फिर इधर क्लोजिंग स्टॉक WIP 48,200. फिनिश गुड्स 43,250. फिर उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल 7,84,000. डायरेक्ट लेबर 4,65,000. फिर ये खत्म हो गया ना, डायरेक्ट डायरेक्ट सारे खर्चे बराबर. तो ये इधर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट. सो ये कितना आया? 20,80,000 प्लस 48,200 प्लस 43,250 माइनस 33,000 माइनस 76,525 माइनस 7,84,000 माइनस 4,65,000 8,12,925. ग्रॉस प्रॉफिट 8,12,925. फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स 2,65,000. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 3,15,000. इनकम टैक्स पेड 72,000. बैड डेट्स 21,000. इंटरेस्ट, अच्छा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 65,000. इंटरेस्ट रिसीव्ड 18,500. रेंट रिसीव्ड 72,000. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. सही है ना एकदम? सो ये आ गया नेट प्रॉफिट. कम ऑन एवरीबॉडी. प्लस 18,500 प्लस 72,000 माइनस 2,65,000 माइनस 3,15,000 माइनस 72,000 माइनस 21,000 माइनस 65,000 1 लाख. क्या बेटा? हाँ अच्छा, हाँ करेंगे ना. कौन बोला? गुडविल रिटर्न ऑफ 95,000 और 95,000 70,425.
तो इधर ये प्रॉफिट और इधर ये प्रॉफिट, चेक कर लेगा इसका भी एक बार, सही है क्या? करेक्ट है 7425 गाइस। यस, और अब बस अपने को क्या करना है, इसको रिकंसाइल करना है। तो रिकंसाइल कर सकते हैं क्या अपन? तो रिकंसिलिएशन के आइटम्स कौन से है? तो सबसे पहले डीएमडीएल तो नहीं है, ये वाला है और ये वाला है 279 और स्टार्ट का, हाँ सब लेंगे बेटे एक एक करके। तो अभी अगर अपन स्टार्ट कहां से करें? कॉस्टिंग से। कॉस्टिंग से स्टार्ट करें तो एफओएच का डिफरेंस कितना है? कॉस्टिंग से स्टार्ट करेंगे ना, तो 2,79,000 माइनस 2,65,000, 14,000 प्लस। फिर उसके बाद ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का डिफरेंस है क्या? नहीं। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का? नहीं। पक्का? एडमिनिस्ट्रेशन 302,560 315, तो क्या होगा 302,560 माइनस 3,15,000, तो ये कौन सा ओवरहेड है? AOH 12440। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना ओपनिंग एफजी में डिफरेंस है ना, बराबर कि नहीं? 48,625 एंड 76,525, तो क्या करेंगे? 48,625 क्या होगा ये? मैंने गलत चीज को हाईलाइट करा, सॉरी। क्या हुआ? 91,875 ओपनिंग एफजी है ना, और ये 76, तो 91,875 प्लस एंड माइनस 76,525, सो 15,350। ओपनिंग एफजी 15,350। बोल ना, बोल बोल बोल। अरे डेबिट हुआ है ना यार, माइनस हुआ है ना, सेल्स में से ओपनिंग क्या हुआ है? अगर इस स्टेटमेंट को अगर मैं यहां पे सेल्स इधर लिख रहा हूं ना, तो इसको अगर रिवर्स करूं तो ओपनिंग क्या हो रहा है? इतना बड़ा हो गया तू, अभी तक दिमाग नहीं चल रहा है। ओके, अभी क्लोजिंग एफजी में कोई डिफरेंस है क्या? है क्या? हाँ, 48,625 43,250, तो क्या हो जाएगा? क्लोजिंग एफजी ये क्या हो जाएगा? 48,625 क्या हो जाएगा? लेस होगा 48,625 लेस, प्लस क्या होगा? 43,250, सो 5375, 5375 नेगेटिव। फिर अभी क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है? क्या है? 65 और 72,500, तो 72,500 ऐड एंड 65 7,500 7,500 ऐड। ओके, सो अभी इधर जो है बाकी फाइनेंस के आइटम्स, ये क्या करना है? माइनस करना है ना, ये इनकम टैक्स माइनस करो 72,000, बैड डेट्स माइनस करो 21,000, गुडविल जो है माइनस करो कितना? 95,000, फिर इंटरेस्ट जो है ऐड करो 18,500 एंड रेंट जो है उसे ऐड करो 72,000 और मज्जा करो। सो कॉस्ट का प्रॉफिट जो था अपना 148,890, 148,890, और ये जो है 74,25। मैच होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो नंबर नहीं मिलेगा।
देखो बोला प्लस माइनस करके, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए एग्जाम में आपको कि अपन ने किया वो अपना सही आना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अपने को कोई वहां पे बताने वाला नहीं रहेगा कि वेदर यू आर डूइंग इट राइट और रॉन्ग। कॉन्फिडेंस आ रहा है? इसी के साथ मई 24 का ऐसा ये 6-8 नंबर के लिए एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये कैन वी प्रोसीड? चलो अभी चलते हैं किधर, सितंबर 24 और ये चैप्टर आया ना आपको तो प्रोसेस कॉस्टिंग वगैरह बहुत इजी हो जाता है। उसी के जैसे ये ना, बस वो क्या करना है, एक एक प्रोसेस के लिए करना है अपने को, है कि नहीं? ये रहा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। चलो भाई सितंबर 24 कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। A manufacturing company disclosed net loss of 3,47,000 in the cost accounts and the financial accounts showed the net loss of 5,10,000। तो आपको ये डिफरेंसेस दिए हैं। प्रिपेयर मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, इसका अकाउंट बनाने आता है क्या आपको? अकाउंट अपने को बनाना है रिकंसिलिएशन अकाउंट। अब स्टेटमेंट तो आपने बना लिया, अब अपन क्या करेंगे, इसको अपन बना रहे रिकंसिलिएशन। अकाउंट बनाएंगे। अब अगर अपन स्टार्ट कर रहे हैं नेट लॉस 3,47,000 इन कॉस्ट अकाउंट से, तो मुझे बताओ ये लॉस जो है डेबिट साइड में दिखेगा कि क्रेडिट साइड में दिखेगा? अगर बैलेंस अगर अपन लेके आ रहे हैं तो कहां लिखेंगे इसको? हाँ, बाय लॉस लिखेंगे। पक्की बात है एकदम श्योर? पक्का? ठीक है, आप बोल रहे हो मेरे को नहीं आता ये। सो बाय लॉस इन कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है। अभी उसमें अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो वो लॉस इन कॉस्ट अकाउंट्स कितना है? 3,47,000। अब ये बताओ अगर अपन सिंपल सी बात, सही हो गया वो। चलो तो मुझे बताइए फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या हुआ? फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड है। तो अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड है मतलब क्या हुआ? ये डेबिट वाला आइटम है, अंडर एब्जॉर्ब्ड है, इसका मतलब क्या हुआ है? अंडर एब्जॉर्ब्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्टिंग में कम है और फाइनेंस में ज्यादा है। तो इसका मतलब फाइनेंस में ज्यादा है, तो मेरे को फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो डिफरेंस को डेबिट करना पड़ेगा या क्रेडिट करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा ना। अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? कॉस्ट अकाउंट का है, तो कॉस्ट में कम है ना, और फाइनेंस में क्या है? ज्यादा है। और मुझे अब कॉस्ट से कहां जाना है? फाइनेंस में जाना है। तो मुझे ये खर्चा फाइनेंस का और क्या करना पड़ेगा? मतलब खर्चा और बुक करना पड़ेगा ना। अब अकाउंट बना रहे, ये ध्यान में रखना। तो खर्चा मुझे और बुक करना पड़ेगा, तो मैं डेबिट करूंगा ना इसको।
बराबर है कि नहीं? तो फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर एब्सॉर्ब्ड, तो ये कितने से डेबिट करूं? 40,000। अब बताओ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ओवर एब्सॉर्ब्ड, मतलब क्या हुआ? कॉस्टिंग में ज्यादा है और फाइनेंस में कम है, तो अपन ने फाइनेंस का प्रॉफिट पाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा ना। तो यहां पे क्या करेंगे अपन? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ओवर एब्सॉर्ब्ड, तो कितना आया? 60,000। डेप्रिसिएशन इन फाइनल अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन इन फाइनेंस, ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा 3,25,000। और कॉस्टिंग का क्या कर देंगे अपन? उसको क्रेडिट कर देंगे उसको। तो डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट अकाउंट्स कितना? 2,75,000। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट करेंगे इसको। इंटरेस्ट जो है ये क्रेडिट करेंगे, तो ये कितना आया? 96,000। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड डेबिट करेंगे 54,000। इंटरेस्ट ऑन लोन्स डेबिट करेंगे, कितना आया? 2,45,000। फिर ट्रांसफर फीस ये कितना है? 24,000। स्टोर्स एडजस्टमेंट 14,000। डिविडेंड रिसीव्ड 32,000। तो अब आपको टोटल करना है और बैलेंस देखना है। मैच होना चाहिए आपका 5,10,000। बस वो आपने जो ओपनिंग लिखा है वो बराबर लिखा है कि नहीं, वो आपको चेक करना है, उसी में पूरा गेम है। सही है क्या? आएगा ये? कितना? 1,84,000 आ रहा है ना? गलत किया ना आपने? कुछ तो आइटम गलत किया है अपन ने। हाँ बराबर, मैंने आपको पहले ही बोला ना, ये वाला जो आइटम है ओपनिंग बैलेंस है ना, आप ये समझो ना, ये जो है ना, मैंने आपको इसीलिए पहले पूछा था आपको, आप बोले सही है सर, ये इधर आना चाहिए ओपनिंग। अरे आप देखो ना, लॉस है ना अकाउंट में, रिकंसिलेशन का अकाउंट में किधर आएगा ये, और फिर आपका लॉस देखो इधर क्या आ जाएगा, फिर बैलेंस देखो, अब मैच होता है देखो, 5,10,000 आता है अभी। खर्चे ज्यादा है और ये कम है, तो अब यहां पे इधर आप लिखेंगे
ये आ जाएगा पहले लॉस, टू लॉस, क्योंकि स्टार्ट यहां से कर रहे हैं, तो फिर ये यहां पे बाय लॉस इन फाइनेंस, फाइनेंस का दिखेगा ना इधर अभी, तो ये आपका 5,10,000 ये मैच होएगा। देखो एम आई करेक्ट? फाइनेंस का लॉस क्रेडिट में दिखना चाहिए ना, वो जो लॉस क्रेडिट का अब उसको नीचे लेके आ रहे ना, डेबिट में आएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व करा है, क्योंकि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर बनाने बोल दे आपको तो आपको आ जाएगा, आपको बस क्या करना है, ऊपर वो प्लस माइनस लिखना है, दैट गेम इज इजी फॉर यू। बट क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है कि बेटा आपको क्या बनाना है, रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाना है, तो अकाउंट बनाने के लिए आपको ये आना चाहिए, ठीक है। सो इसका सोल्यूशन का फोटो वोटो या क्वेश्चन नंबर क्या कुछ आपको करना है तो सितंबर 24 आरटीपी। कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या आपको? क्या हुआ? जूम, ये रहा जूम। कैन यू प्रोसीड? चलो तो फिर कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? चलिए, तो रिकंसिलिएशन अकाउंट आ जाएगा ना अभी आपको? ठीक है, अभी हम हैं कौन से आरटीपी में? मई 2025। ऑलमोस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में जो है ना, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कुछ नहीं है इसमें, जर्नल एंट्रीज पता होनी चाहिए। अभी ये देखो मजेदार क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जर्नल एंट्री एज वुड अपीयर इन द कॉस्ट बुक्स व्हेन मटेरियल डायरेक्ट इज इशूड टू द प्रोडक्शन। क्या बात है भाई, एमसीक्यू है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। चलो टेल मी। तो अपने ऑप्शन पढ़ते नहीं बैठना, पहले आपने क्या करना, अपने आप के लिए एंट्री बोल देनी पहले कि डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, WIP कंट्रोल अकाउंट। ऐसा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंस्टीट्यूट। समझा क्या आपको? आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं आता होगा, आता है, ठीक है ना। चलो, ये रहा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ME Limited uses a batch costing system that is fully integrated with the financial accounts. अभी ये कौन सा है, इंटीग्रेटेड दिया है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स। तो क्या बोला है यहां पे, ये फॉलोइंग अकाउंट्स बनाइए आप, ठीक है। तो इट इज इंटीग्रेटेड, बैलेंस इज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड इज प्रोवाइडेड बिलो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये आ जाएगा अपने को, क्या करना है इसको, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अरे बोलो, WIP कंट्रोल अकाउंट एंड फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। तो आपको ये चीजें दी गई है, ओपनिंग बैलेंसेस लिख दोगे, फिर मटेरियल परचेसेस, तो मटेरियल परचेस करने की एंट्री क्या पास होगी, अरे मटेरियल परचेस का एंट्री बॉस, तो सिंपल करो ना, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, बराबर के नहीं,
अब आपको क्रेडिटर्स वगैरह या कुछ अकाउंट बनाने बोला है क्या? कॉस्ट लेजर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं बोला है ना? तो नहीं तो अदरवाइज क्रेडिटर्स या बैंक अकाउंट आता, बराबर कि नहीं? बट वो बनाने बोला है क्या? नहीं। बट क्रेडिट एंट्री कहां जाएगा वो ध्यान में रखना। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिर मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, बोलो फास्ट बोलो गाइस। WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड। टोटल वेजेस पेड 1/6 बीइंग इनडायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा 579,900 डिवाइडेड बाय 6, तो इनडायरेक्ट कितना आया 96,650, और डायरेक्ट कितना आया 579,900, 483,250, 483,250। तो ये हो गया अपना कौन सा, ये जाएगा किधर WIP को, और ये जाएगा किधर फैक्ट्री ओवरहेड्स को। फिर डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू बैचेस, अब ये क्या हो गया भाई, टोटल वेजेस पेड 1/6 बीइंग इनडायरेक्ट, अपन ने तो 483 निकाला ना, but direct wages paid to batches is 386,600 and payment for non-productive time of direct workers is 1/5 of direct wages paid, तो इसका 1/5 386 77 320, तो ये क्या हो जाएगा पेमेंट फॉर नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स, ये भी तो डायरेक्ट वेजेस में ही आएगा ना ये। तो इसका टोटल कितना है 463,920, मतलब अभी और डिफरेंस बचा है ना, तो अपना इन दोनों का टोटल आ गया कितना 463,920 ये अपना आया था, और 483 माइनस 483,250, तो डिफरेंस कितना है, तो अभी तक डिफरेंस जो है वो है 19,330। देखते हैं कुछ क्या होगा। प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड, खर्चा इनकर किया है तो क्या करना है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, बोलो आया ना, यस। ये चार्ज है, ये पेमेंट है, ठीक है। सेल्स ओके, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ये भी ओके है ना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द पीरियड, तो ये भी सही है एकदम, इसका एंट्रीज पता है ना। फिर ये फिजिकल वैल्यू ऑफ WIP, ये क्लोजिंग WIP एंड COGS एंड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होगा, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन की एंट्री ना, सो इट इज 130% ऑफ व्हाट डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू WIP। अब चार्ज इतना है, इतना पेमेंट फॉर नॉन प्रोडक्टिव है, ठीक है। तो चलो इसको क्या कराए, तो मैच होता है क्या वो 483,250 डिवाइडेड बाय 5, तो 96, लेट्स चेक, 96,650 प्लस 386,600 मैच होता है क्या? हाँ, सो प्राउड ऑफ यू बेटा। तो ये ऑफ द डायरेक्ट वेजेस पेड, तो ये कितना है, दिस इज 1/5 ऑफ 483,250, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा को एडजस्टमेंट्स थे इसके अंदर,
देखो ये तो सही है अपना, बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर ये परचेस का एंट्री है, और ये इशू टू प्रोडक्शन वाला एंट्री है ये, ठीक है। फिर वेजेस कंट्रोल अकाउंट, या अपन ने टोटल इतना पे किया 579,900, बराबर है। उसके अंदर चार्ज टू बैचेस WIP कंट्रोल अकाउंट, फिर ये 1/6 वॉज इनडायरेक्ट 96,550, एंड जो नॉन प्रोडक्टिव वेजेस है, बराबर, तो ये 96,650, ये जो है चार्ज टू ओवरहेड्स, जो पेमेंट टू नॉन प्रोडक्टिव वर्कर्स है ना, ठीक है ना। सो ये वाला एडजस्टमेंट ध्यान में रखना कि पेमेंट ऑफ नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, दैट इज 1/5 ऑफ द डायरेक्ट वेजेस पेड, तो दैट विल बी टेकन टू विच अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट, क्योंकि वो इनडायरेक्ट खर्चा है, ठीक है। बाकी तो इजी है सब। फिर ये देखो बोला, ये चेक करो बैंक अकाउंट, ये पे किया उतना, वेजेस कंट्रोल अकाउंट ये सही है। ये कॉस्टिंग P&L एब्जॉर्प्शन, वो जो है ना 130% ऑफ डायरेक्ट वेजेस चार्ज्ड, मतलब 3,86,600 का ये आया इधर 130%, और ये जो है कॉस्टिंग P&L को आपका जाएगा WIP कंट्रोल अकाउंट में, ये स्टोर्स लेजर, वेजेस कंट्रोल, प्रोडक्शन ओवरहेड एंड क्लोजिंग, फिनिश गुड्स को ट्रांसफर किया और उसका क्लोजिंग, करेक्ट है। ये मतलब बैलेंस दिया हुआ है ना, ये तो इजी है एकदम ऐसा। हाँ, बट इट इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो क्या बोल रहा है, किधर गया 12, ये जो है ना पेमेंट फॉर, ये वाला जो है ना, दिस विल बी पेमेंट फॉर नॉन प्रोडक्टिव टाइम है ये ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स, बट ये जो टाइम है वो कौन सा है, नॉन प्रोडक्टिव है। रीजन क्या है, ये जो है ना, ये डायरेक्ट वेजेस, ये क्या बोला, ये हम इतना ही बैचेस को चार्ज कर रहे हैं, पेमेंट भले डायरेक्ट वर्कर्स को उतना किया, बैच को हमने कितना चार्ज किया, तो ये वाला जो है ना, तो दिस विल बी व्हाट देन, ओवरहेड्स, बिकॉज दिस अमाउंट इज व्हाट, चार्ज टू बैच, तो बैच को डायरेक्ट वेजेस कितना जाएगा, क्वेश्चन में दिया है, तो व्हाट एवर बैलेंस विल बी, इट इज गोइंग टू बी ओवरहेड्स। क्वेश्चन में बोला है ना चार्ज टू बैच, और इसका एब्जॉर्ब वगैरह का ये बात नहीं है, डायरेक्ट वेजेस जो पे किया है ना अपन ने, तो बैच को जितना जाएगा वो कितना, और वो प्रोडक्ट को फिर जाएगा, बट वो इनडायरेक्टली जाएगा, ठीक है। यस, डन। तो ये अच्छा क्वेश्चन था May 25 का, आप लिख के रखना एक बार, इसको एग्जाम में मजा आएगा इसको सॉल्व करने के लिए। चलो, ये दोनों अकाउंट्स बनाने वाला जैसे सेम क्वेश्चन, ये अभी अपन ने ऐसे ही किया ना, द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो इससे आपको क्या करना है, ये पूरा डेटा आपको दिया है, एंड फिर आपको दिया कॉस्ट अकाउंट्स रिवील द फॉलोइंग फिगर्स, कि डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन वाज 22,40,000, इधर डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन 20 lakhs था, डिफरेंसेस है। फिर क्या बोला, फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूडिंग रिपेयर्स, मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज 4.8 per unit of cost of goods sold, 4.8 per unit of cost of goods sold, and selling and distribution are recovered at 6.40 per unit sold. Required, prepare costing and profit and loss account and reconcile the difference in the profits arrived
at the two set of accounts. You want to try? Let's do it. दिख रहा है क्वेश्चन आपको? पहले फाइनेंशियल पी एंड एल बना लो. अब ठीक है. ये एडजस्टमेंट इधर लिख के रखता हूं मैं. रुको एक सेकेंड. अब ठीक है ना? वो एडजस्टमेंट मैंने क्या कर दिया, ऊपर लिख दिया, तो यू हैव द एंटायर क्वेश्चन विथ यू. ये जो ऊपर का टेबल में का डेटा है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में का है.
अरे रफ में उसको फटाफट फटाफट करो। ऐसा करोगे तो कब तक खत्म होगा भाई? चलो लेट्स डिस्कस। शैल बी डिस्कस? यस। यस। तो फाइनेंशियल पी एंड एल बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी ना आपको तो? हम्म। फाइनेंशियल पी एंड एल तो इट वाज अ पीस ऑफ केक। सो क्या किया आपने फाइनेंशियल पी एंड एल में? रॉ मटेरियल कंज्यूम 20 lakhs। जरा बोलोगे क्या? बनाया गया फाइनेंशियल पी एंड एल? तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 20 lakhs। फिर डायरेक्ट वेजेस
12 lakhs, हाँ रुको, ये हो गया, ये हो गया, फिर सेल्स 48 lakhs, फिर क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक में क्या हो रहा है, फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स कितना है, 3,20,000 एंड WIP 96,000, तो ये हो गया। फिर और क्या है, खत्म, ये तो हो गया ना, तो इसको अपन बोल देंगे, इसको अगर ऐसा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, हाँ 20,16,000, ग्रॉस प्रॉफिट 20,16,000। बेटे रिपेयर्स इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस ना, हाँ कोई बात नहीं ना, ठीक है ना। तो अभी चलो फैक्ट्री ओवरहेड 6,40,000, 6 लाख इनडायरेक्ट एक्सपेंस ना, ठीक है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फैक्ट्री रिलेटेड, ये अपने को उसके लिए आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड करने के लिए। सो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना है, 48,000। आगे बोलो, ब्रांड फॉर ब्रांड बिल्डिंग कैपिटल इन नेचर, बोलो क्या करना है इसको, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कैपिटल इन नेचर, देख लेंगे इसका। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 2,80,000, ये कुछ कुछ इंफॉर्मेशन देते जबरदस्ती। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 3,84,000, उसके बाद बैड डेट्स 32,000, प्रिलिमिनरी 16,000, ठीक है। उसके बाद क्या करना है अपने को, लीगल चार्जेस 4,000, डेप्रिसिएशन 1,20,000, डिविडेंड कितना 40,000, इंटरेस्ट ऑन FD 8,000, ठीक है। तो अब क्या, प्रॉफिट 4,80,000, सही है। बाकी अभी अपना सिर्फ क्या रह गया, एडवर्टीजमेंट, इसको ले लेंगे ना इसको, तो क्वेश्चन नंबर 11, कितना अपना 4 लाख नहीं लेने का ना, समझा ना, उधर लिखा है स्पेसिफिकली, इट इज व्हाट, कैपिटल इन नेचर, ठीक है, वेरी गुड। सो वो आइटम, मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन के लिए दे सकते हैं, बट रीड करना है क्वेश्चन केयरफुली। आपने कॉस्ट शीट बनाया क्या आपने, हाँ कॉस्ट शीट तो बहुत ही सिंपल था, एक बार डायरेक्ट सेल्स स्टेट से चेक कर लेगा, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल जो क्वेश्चन में दिया था 22,40,000 नीचे दिया था ना अपने को, डायरेक्ट लेबर फाइनेंशियल P&L से उठाने का 12 लाख, तो ये आ गया प्राइम कॉस्ट।
फिर अपने को फैक्ट्री ओवरहेड आपको क्वेश्चन में बोला इट इज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो ये अपना आ गया 6,88,000। इसमें ऐड ओपनिंग WIP जो नहीं है लेस क्लोजिंग WIP, ये कहां से ले लेंगे अपन, फाइनेंस के डेटा से। फिर उसके बाद अपन ऐड करेंगे क्या, ये आ गया। फिर अपने को बाकी कोई खर्चा है क्या, बोलो। इसके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन वो वगैरह लेना है क्या, वो फाइनेंस का डेटा है। आपके दिलो दिमाग का कंफ्यूजन में निकालना चाहता हूं कि आप जो बोल रहे हो कि सर अब फिर ये वाला लेना है क्या, ये 48,000 यही चल रहा है ना दिमाग में, ये नहीं लेना है अपने को। ये सब जो है ना फैक्ट्री ओवरहेड एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फैक्ट्री रिलेटेड, ये सब कुछ इसके अंदर आ गया 20% में, इंक्लूडिंग फैक्ट्री रिलेटेड रिपेयर्स मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन। समझा गया आपको, ये सब उसमें आ गया है। समझा गया आपको, क्वेश्चन में बोला है तो वो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। चलो तो आगे नेक्स्ट फिनिश गुड्स आ गए, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। तो फिनिश गुड्स ये कॉस्ट ऑफ इस पे आ गया प्रोडक्शन पे, बराबर कि नहीं, बोलो बच्चों। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आपको 48,000 वो उन्होंने क्या करा, कंफ्यूजन आपके लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एक कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐसे लिखा है ना उसको, बट अपने टोटल जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है या सेल्स है सेम ही है ना, तो इट इज 48,000 यूनिट्स ओनली। लिया क्या आपने यही, क्या हुआ, अच्छा ठीक है, अभी ये कर लोगे ना ये, और फिर रिकंसिलिएशन जम जाएगा अपने को। रिकंसिलिएशन इज वेरी सिंपल। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा, तो अगर अपन फोकस करें तो क्या क्या सीखा, एक जो है ये अपने को लेने का नहीं है बिकॉज इट इज कैपिटल इन नेचर, फाइनेंशियल P&L में नहीं आएगा। और बाकी जो है इसके बेसिस पे कॉस्ट शीट बना लेने का सिंपल सिंपल, और रिकंसिलिएशन करने का। बोलो कुछ क्वेरी, इजी है। तो इसी के साथ कौन सा RTP खत्म हो गया अपना, ये September 25 डन है। एक एक ही क्वेश्चन आता है उसके अंदर। गाइस कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या आपको? तो कौन सी RTP हो गई, सितंबर हो गई, मई 25 हो गई, सितंबर 24 भी हो गया था, और मई 24 भी हो गया था ना, हाँ। फिर जनवरी 25, जनवरी 25, लो यार ये तो स्टेटमेंट बनाने को बोल रहे हैं रिकंसिलिएशन का। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, कैलकुलेटर पे कर लो फटाफट। अंडर रिकवरी कॉस्ट अकाउंट से चालू हो रहा है, अंडर रिकवरी ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स, क्या करेंगे इसको प्लस, है कि नहीं, कॉस्ट अकाउंट से। हरी अप गाइस, कम ऑन, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, अंडर रिकवरी इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्टिंग में क्या है, कम है, ऐसा, बराबर है कि नहीं।
तो फाइनेंस में ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा? एक सेकंड, लेट्स नॉट रश। नेट प्रॉफिट एज पर क्या हुआ? प्रॉफिट, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे क्या फर्क पड़ रहा है? रिलैक्स, आराम से। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कॉस्ट। अंडर रिकवरी ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स में अंडर रिकवरी है, मतलब कॉस्टिंग में कम है और फाइनेंस में ज्यादा है, तो कम वाला क्या होगा? ऐड होगा और ज्यादा वाला माइनस होगा, तो अपना रिजल्टिंग आंसर क्या आएगा? माइनस। तो करो 57, 71, 840, ओके। तो क्या कर रहे हैं अपन? 57, 71, 840 क्या डिसाइड किया अपन ने? माइनस करने का ना, तो 116,800। फिर उसके बाद अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स, ध्यान से पढ़ना, क्लोजिंग स्टॉक है कॉस्ट अकाउंट्स में कम है, तो हम लोग कम वाली फिगर क्या करने वाले हैं? लेस करने वाले हैं, और कॉस्टिंग का ज्यादा वाला, सॉरी फाइनेंस का ज्यादा वाला ऐड करने वाले, तो प्लस करेंगे 1,64,000। फिर रेंट रिसीव्ड क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स प्लस 87,200, बैड डेट्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स माइनस 52,000, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 2,54,400 एंड अंडर रिकवरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो बताइए इसका क्या करना है अंडर रिकवरी का? हाँ, सेम अपना लेस 1,54,400, तो आंसर इज 54,49,440। चेक कर लेगा। बहुत होशियार होते जा रहे हो तुम दिन ब दिन। 54,49,440 यही आया अपना आंसर। तो सिंपल, प्लस माइनस का खेल। और इसी के साथ सारे आईटीपी समाप्त और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज ओवर। फीलिंग कॉन्फिडेंट? यस। तो मॉड्यूल 1 इज ओवर along with activity based costing. Correct ekdam? Yes. So thanks. Tharas. Bye bye. Take care.